हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन लॉ, जो कि वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड है। और साइन लॉ और कोसाइन लॉ जो होता है एक्चुअली ये मैथ में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हों और उनको सॉल्व करना हो, तो उसके लिए भी कहीं कहीं इसका यूज़ होता है। तो कोसाइन लॉ जो था हमला डॉट प्रोडक्ट के ऊपर था, जिसका हम लोगों ने फार्मूला प्रूफ किया। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन लॉ। साइन लॉ पढ़ने से पहले आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट ना आता हो तो सबसे पहले वो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन लॉ। देखिए साइन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, सपोज कर लें कि कोई ट्रायंगल है ABC। अगर ये कोई ट्रायंगल है जिसमें इस एंगल का नाम ए रखा गया, अगर एंगल का नाम इंटीरियर ले लेते हैं, सपोज कर लिए एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल दिए हों और सामने की साइड की लेंथ पता हो। मान लीजिए इस एंगल के सामने की जो साइड है इसकी लेंथ हमने ए मान ली, बीटा के सामने की जो साइड है उसको हमने बी मान लिया, सी के सामने की जो साइड है उसको हमने सी मान लिया। कहने का मतलब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता हो और तीनों इंटीरियर एंगल पता हो तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है, देखिए जो साइड लेंगे, जैसे यहाँ पे साइड लिया गया ए, जो साइड लेंगे उसके जस्ट सामने का एंगल लिया जाएगा साइन के साथ, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल, साइड लिया बी तो इसके सामने का एंगल साइन बीटा, और सी अगर लिया गया साइड तो उसके सामने का एंगल साइन गामा। ये हमारा साइन लॉ कहलाता है। ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच का ये रिलेशन है। इससे क्या फ़ायदा है कि अगर ट्रायंगल की साइड्स मालूम हो तो एंगल का पता लगा सकते हैं, और एंगल मालूम हो तो साइड्स का पता लगा सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात आती है कि फार्मूला कहाँ से बना। देखिए फार्मूला मैथ में ज़्यादा यूज़ होगा, फिजिक्स में कहीं कहीं यूज़ हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो प्रूविंग है वो वेक्टर से की जाती है, वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। कि प्रूविंग करने के लिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं और वो तीन वेक्टर मिलकर किसी ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। यानी ट्रायंगल के जो तीनों साइड है वो एक्चुअल में तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो सपोज कर लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर, जब दो से ज़्यादा वेक्टर को एक ही ऑर्डर में यानी एक ही सीक्वेंस में लेने पर एक क्लोज डायग्राम बनता है, तो ये बताता है कि इन तीनों वेक्टरों का जो सम होगा, जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। तो सपोज के लिए कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ले लेंगे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी ले लेंगे। अब ए के सामने के जो ए वेक्टर के सामने के एंगल को हमने अल्फ़ा मान लिया, बी वेक्टर के सामने के एंगल को हमने बीटा मान लिया और सी वेक्टर के सामने के एंगल को हमने गामा मान लिया। तो वेक्टर के अलावा ये कहता है कि अगर तीन वेक्टर मिलकर एक क्लोज डायग्राम बना रहे हों जबकि एक ही सीक्वेंस में लिए जाएं, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 0। ये हमको वेक्टर लॉ में मालूम है। अब इसमें करना क्या है, देखिए अगर दोनों तरफ हम वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, हम बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल 0 में बी क्रॉस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर सेम हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों की वैल्यू और इनके बीच का एंगल, और एंगल किसके साथ, साइन के साथ। इसलिए जब दो वेक्टर सेम हो तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा ये जो टर्म है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म 0 हो गया तो हमारे पास बचा ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल 0। फिर हमने वेक्टर में पढ़ा है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है।
इसी तरह से दो वेक्टर सी क्रॉस बी है तो माइनस बी क्रॉस सी ले सकते हैं। तो हम इस चीज़ का जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस, इसको हमने सीक्वेंस को पलट दिया, बी क्रॉस सी इज इक्वल 0। इससे फ़ायदा हुआ कि हमने इसको लिख सकता है ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी। ये हमने एक आपस में रिलेशन बना दिया। अब इसको छोड़ देते हैं। सेकंड, दोबारा फिर इसी टर्म को लेंगे और इस बार हम इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट विद सी। इस बार हम इसमें सी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसी टर्म में दोबारा। तो देखिए फिर क्या होगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल 0 इंटू क्रॉस सी करेंगे तो 0 आएगा। इस बार क्या होगा, इस बार हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम वेक्टर का जब मल्टीप्लाई होता है क्रॉस के साथ तो वैल्यू 0 आती है। तो इसमें हम लोग लिखे ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल 0, ये टर्म 0 हो गया। अब इसमें वही काम हम लोग करेंगे कि इस बार क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बी क्रॉस सी मिला था, अब यहाँ से बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने इसमें इस्तेमाल किया ए क्रॉस सी इज इक्वल माइनस सी क्रॉस ए। तो इसको हमने लिख दिया माइनस सी क्रॉस ए और प्लस हमारा बी क्रॉस सी है इज इक्वल 0। इससे बेनिफिट ये हुआ कि बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा सी क्रॉस ए। ये हमने दूसरी रिलेशन को निकाल लिया। अब देखिए इन दोनों रिलेशन का हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए। इसलिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करें, इन दोनों रिलेशन का यूज़ करें तो हमको क्या मिल जाएगा, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का जब हमने यूज़ किया तो हमको मिल गया ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इक्वल है सी क्रॉस ए, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो आपको यहाँ से रिलेशन मिल गया ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए। क्लियर है? अच्छा, अब दो वेक्टरों के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन के साथ। तो आइए देखते हैं ए और बी के बीच का एंगल कहाँ है। देखिए ये ए वेक्टर की डायरेक्शन जा रही है और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर आपको अल्फा दिख रहा होगा। लेकिन रूल हमने बताया था वेक्टर में क्या रूल होता है, जब भी किसी वेक्टर के हेड और टेल मिल रहे हों तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल बाहर कर लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर के टेल आपस में मिल रहे हैं तो एंगल अंदर लिया जाएगा। जैसे इस तरह से वेक्टर होता, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर, दोनों के टेल यहाँ मिल रहे हैं तो ये एंगल लिया जाएगा इनके बीच का, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, उसमें ये एंगल लिया जाएगा। अगर दो वेक्टरों के आपस में हेड मिल रहे हों, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इस समय इनके बीच का एंगल ये माना जाएगा। लेकिन जब एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है तो उसमें क्या होता है कि ये हेड है मान लीजिए और यहाँ पे दूसरे वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा। फिर हम इन दोनों के बीच का जब एंगल लेने की बारी आएगी कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, कौन सा एंगल लें, इसको हम बढ़ाएंगे और ये बाहर वाला एंगल लेंगे। तो इस रूल को यहाँ पे अपनाएंगे कि ये ए वेक्टर जा रहा है, इसका हेड है और ये बी वेक्टर का यहाँ पर टेल है, तो ये बाहर जो एंगल बनेगा ये एंगल लिया जाएगा। इक्वेशन जो हमने निकाल ली ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, इन दोनों का जब यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी की वैल्यू मिल गई सी क्रॉस ए, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब हमने यूज़ किया तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल गया, ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी इज इक्वल सी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू लगाते हैं। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन के साथ। तो ए क्रॉस बी जब लेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल साइन के साथ लिया जाएगा। तो देखिए ए और बी के बीच का एंगल क्या बनेगा, आपको रूल अभी बताया गया कि जब हेड और टेल आपस में मिलते हैं तो बाहर का एंगल लेते हैं। तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो बाहर का एंगल ये बनेगा जो कि होगा 180 माइनस गामा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर ली जाए साइन 180 माइनस गामा। यही काम इधर करेंगे, बी क्रॉस सी ये बी है ये सी है, तो बाहर का एंगल आपका ये बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस अल्फ़ा।
सी क्रॉस ए जब लिखा जाएगा तो क्या लिख लेंगे, इक्वल इधर लिख देते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बीच का एंगल साइन 180 माइनस बीटा। इस तरह से तीनों टर्म हमारे इक्वल हुए। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पे आपको साइन 180 माइनस अल्फा साइन गामा, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा। तो ये लोग डायरेक्ट भी अल्फा बीटा गामा ले सकते थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी वेक्टर का हेड और टेल मिलता है तो एंगल बाहर कर लेते हैं। तो चलिए ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम केवल ए लिख दे रहे हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया साइड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइड बी, साइन 180 माइनस गामा हो गया साइन गामा। यही काम इधर कर लेंगे तो हो जाएगा बी सी साइन अल्फ़ा इज इक्वल सी ए साइन बीटा। ये लाइन हमारी आ गई। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, इस ट्रायंगल की साइड है, उनका मैग्नीट्यूड है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई ए बी सी बोथ साइड। पूरे इक्वेशन में ए बी सी से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा ए बी साइन गामा अपान ए बी सी इज इक्वल बी सी साइन अल्फ़ा अपान ए बी सी इज इक्वल सी ए साइन बीटा अपान ए बी सी। यहाँ से देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा साइन गामा अपान सी। यहाँ से बी सी कैंसिल होगा, ए बचेगा तो साइन अल्फ़ा अपान ए इज इक्वल यहाँ से बच जाएगा आपका साइन बीटा अपान बी। अब इनको एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए, ये सी ए और बी, तो सीक्वेंस में लिख दिया साइन अल्फ़ा अपान ए। चलिए इधर लिख देते हैं। तो आपका फॉर्मूला बना साइन अल्फ़ा अपान ए इज इक्वल साइन बीटा अपान बी इज इक्वल साइन गामा अपान सी। ये हमारी प्रूविंग हो गई। अब इस प्रूविंग को हम चाहे तो इस तरह भी लिख लें, साइड को ऊपर लिखें, नीचे एंगल लिख दें, ए अपान साइन अल्फ़ा, बी अपान साइन बीटा और सी अपान साइन गामा। क्लियर है? तो ये हम लोगों का हो गया साइन लॉ। इसका यूज़ हम लोग मैथ में करेंगे। फिजिक्स में एक दो जगह पे इसका यूज़ होता है, कैसे होता है इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल के बारे में। अभी आप इसको अच्छी तरह समझ लें। कोसाइन लॉ और साइन लॉ दोनों हमारा कंप्लीट हुआ।